चलिए, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको टीचिंग स्किल के बारे में बता दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपका सब्जेक्ट कोड याद रखना 3151909। याद रहे जीटीयू में इस बार आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा, तो एक्सटर्नल वाइवा के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है और सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना भी है। ओके, चलिए, टीचिंग स्कीम आपने देख लिया है। टीचिंग स्कीम में जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके बाद जब हम मतलब ऑफलाइन मिलेंगे तब करेंगे। अभी केवल लर्निंग स्किल के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 का जो ये पहला चैप्टर है इसको बोला जाता है कंडक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लो। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो जनरली ये तीनों चीज क्या होती हैं, तो हीट ट्रांसफर के लिए काम आती है। अब बोलोगे सर हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी or from one place of a body to the another body मतलब place of a body, it is called heat transfer, and heat transfer can be done by conduction, convection and radiation. अब बोलोगे सर कंडक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अगर मैंने दो बॉडी लिया और दोनों बॉडी को एक दूसरे से रब किया, तो रब करने की वजह से हीट जनरेट होगा। जनरली आप जो हाथ को मसलते हो उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, इट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। अब अगर मैंने एक रॉड लिया और रॉड का एक पार्ट हीट किया, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रॉड का एक पार्ट से दूसरी तरफ भी हीट जो है वो ट्रांसफर होता है। इससे भी कंडक्शन बोलेंगे। मतलब कंडक्शन का कंक्लूजन पार्ट ये निकला कि अगर हीट ट्रांसफर सॉलिड सरफेस में होगा देन इट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर है। अब मैंने सबमर्सिबल रॉड को पानी के अंदर डाला, प्लग ऑन किया, तो मेरा पानी हीट होने लग गया। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में गया, या मैंने एक क्या बोलते हैं गर्म पानी लिया और गर्म पानी को दूसरे ठंडे पानी में डाल दिया और उसकी वजह से ठंडा पानी गर्म हो गया, मतलब अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है या लिक्विड टू लिक्विड में हीट ट्रांसफर होगा देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और अब यहाँ पे कन्वेक्शन में एक और वर्ड आता है कि जो फ्लूइड ट्रांसफर है, एक्चुअली फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है, तो जो भी चीजें जो फ्लो हो सकती हैं उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, आइदर इट मे बी लिक्विड और गैस, ठीक है। तो रेडिएशन का डेफिनेशन बोला गया है कि विद और विदाउट मीडियम अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड रेडिएशन। प्रैक्टिकल एग्जांपल, सोलर सिस्टम में हमारा सन है, सन से जो अर्थ पे, भाई किसी का स्पीकर ऑन है वो स्पीकर बंद कर दीजिए क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। ठीक, चलिए। तो क्या बोला, एक सन लिया हमने और सन से जो रेडिएशन आ रहा है, तो आपको पता है कि सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, केवल स्पेस है, मतलब ये केवल वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है इनके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इसको रेडिएशन बोलेंगे। अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे जो हीट स्ट्राइक कर रहा है, इसे भी हम लोग रेडिएशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में जो है डिफरेंट पार्टिकल्स की हेल्प से जो हीट है या सन है वो अर्थ ग्राउंड मतलब अर्थ सरफेस पे आ रहा है। क्लियर है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो अब जो आपका पहला चैप्टर है वो कंडक्शन है। कंडक्शन को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला कंडक्शन, मतलब कंडक्शन का बेसिक मेजरमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, लॉ कौन कौन से हैं, वो कैसे एप्लीकेबल होता है उसके बारे में जानना है। दूसरा देखो, हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेस। तो आपने आपकी बाइक देखी है, बाइक के नीचे जो इंजन लगा हुआ है, एक्चुअली जो सिलेंडर है, इंजन नहीं है, हम उसको बोलते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। तो एक्चुअली जब सिलेंडर के अंदर में बम ब्लास्ट होता है और ये बम ब्लास्टिंग वजह से हीट रिलीज होती है, तो आप इमेजिन करोगे अगर वो फ्लैट सरफेस होगा तो फ्लैट सरफेस में उतनी क्वांटिटी में हीट रेडिएट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी रेडिएट होगा उतनी जल्दी हमें दोबारा बम ब्लास्टिंग का टाइम मिलेगा।
तो हीट ट्रांसफर रेडिएट होने के लिए, फ्रीक्वेंटली रेडिएट होने के लिए उन्होंने क्या किया है, तो उसके ऊपर में फिन्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आया फिन्स मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक मिनट, ये देखो, मतलब मैंने क्या बोला, ये हमारा सरफेस फ्लैट सरफेस है, लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस के ऊपर में मैंने ऐसा कुछ अगर एक्सटेंडेड सरफेस लगा दिया ना, तो ये एक्सटेंडेड सरफेस की वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कंडक्शन में आएगा, इसलिए हमारा जो मतलब कंडक्शन का जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेस। और थर्ड है एक्चुअली कंडक्शन और हीट ट्रांसफर जो है ये हीट की प्रॉपर्टी, मतलब हीट के बारे में बता रहा है। तो हीट की एक सबसे गंदी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा ट्रांजिएंट स्टेट में होता है। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि मेरी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल है, तो 2 मिनट के बाद आपकी बॉडी जो है वो 38 पे हो जाएगी, और कभी हो सकता है कि वो 22 पे भी आ जाए। मतलब ये कभी फिक्स नहीं रहता है, इसलिए उस मतलब जो नहीं फिक्स होता है उसको हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं। तो ये ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन के बारे में फिर करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जो सबसे पहला पार्ट है कंडक्शन, कंडक्शन पे आपका पहला एग्जांपल आता है, मतलब पहला लॉ आता है, उस लॉ का नाम है फोरियर लॉ। हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंडक्शन, और इसका जो पहला लॉ है उसको बोलेंगे फोरियर्स लॉ। ठीक है, तो द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज आल्सो नोन एज फोरियर्स लॉ। इट स्टेट दैट, अब देखो ये जो स्टेट बोल रहा है वो ध्यान से सुनना, उसने बोला कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव साइन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। अब ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर होता है भाई, अभी आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, मैं समझाने के बाद आप जो भी डाउट होगा वो पूछना। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रहेगा क्या बोला? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन ऑफ gradient of temperature and the area of cross section. याद रहेगा? तो क्या है? The rate of heat transfer through a material is proportional to the negative gradient in the temperature and to the area. ठीक है, at right angle to that gradient. मतलब कैसे होना चाहिए? तो अब एग्जांपल लो कि अगर मेरा ये सरफेस है और मैंने यहाँ से हीट ट्रांसफर किया, तो ये हमेशा इसके 90 डिग्री पे एंगल में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए एंड dt बाय dx। ठीक है, याद रखना इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, Q इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू dt बाई dx। अब आप मेरे को एक बार बोलोगे कि सर ये निगेटिव साइन क्यों यूज किया? तो एक्चुअली आपका जो निगेटिव साइन वाला पार्ट है वो भी समझ लो। एग्जाम्पल लो, आपने जो हीट ट्रांसफर किया, ये हीट ट्रांसफर 90 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप दूसरे सरफेस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो सरफेस है वो समथिंग 60 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर 60 माइनस 90 बोलेंगे तो ये आएगा -30। तो क्या ये -30 था? तो नहीं, -30 का मतलब हुआ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है एक्चुअली नेगेटिव साइन में जा रहा है। मतलब ये सिस्टम जो है वो हीट दे नहीं रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से हमने स्टार्टिंग में ही एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला गड़बड़ ना करे। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला लिखोगे 90 माइनस 60, तो उससे डायरेक्टली आपका आ जाएगा। क्लियर? चलिए, क्या बोल रहा है? Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब
भाई जो लोग मासूम बच्चे टाइप के लोग हैं उनके लिए याद करने वाली बात, आपको हमेशा याद रखना है कि क्यू की यूनिट, मतलब अगर आपको क्यू को पहचानना है तो वो वॉट में होगी, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, थिकनेस के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मीटर या एमएम वर्ड होगा, ये दिखा हुआ है, थिकनेस के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, और डीटी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आइदर इट मे बी इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, और K क्या है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, चलिए नेगेटिव साइन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल का बेसिक फंडा है। अब इसके ऊपर कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला अजम्पशन ये है कि इट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन होना चाहिए। अब स्टेडी स्टेट का मतलब ये समझो कि जब मैं एनालिसिस करूंगा, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में गए, मान लो तुम मॉल में जाते हो, ठीक है, और तुमने देखा है कि मॉल में जो एसी लगा होता है वो बहुत बड़े बड़े सेंट्रलाइज एसी रहते हैं। तो ये सेंट्रलाइज एसी को कूल करने के लिए वो छोटे छोटे कूलिंग सिस्टम लगा के नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा कूलिंग टावर लगा के रखते हैं। अगर छत के ऊपर जाके देखोगे तो वो कूलिंग टावर आपको दिखेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समर के टाइम पे कूलिंग लोड बहुत ज्यादा होता है, विंटर के टाइम पे बहुत कम होता है, दिन के टाइम पे बहुत कम रहता है कि रात के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम लगा हुआ है जो ये कूलिंग लोड को खुद का खुद एडजस्ट करे? नहीं, हमेशा कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वेरी करता रहता है, ये प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जब हम एनालिटिकल अप्रोच में जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वो स्टडी स्टेट में ही रखना है। स्टडी स्टेट में रखने का मतलब ये है कि आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कहीं पे भी वैरी नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, एनालिसिस के लिए बोला जा रहा है कि हीट फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। मतलब अब एग्जांपल, मैं आपका एग्जांपल देता हूं कि आपने अपने आप को एक जोर से झापर मारा, झापर मारने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी ये जो फेस है वो चारों तरफ से हीट रिलीज कर रही है। तो ये जो हीट रिलीज कर रही है वो सभी डायरेक्शन में रिलीज कर रही है। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में क्लियरली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम ये मानेंगे कि हीट जो है वो केवल एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो भी लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आपका जो फ्लो होना चाहिए वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा, ये वैरी नहीं कर सकता। ठीक है, अब देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन। हीट जनरेशन का मतलब सिंपल, अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक झापर मारा और झापर मारने से आपने ऑब्जर्व किया कि आपके अंदर में एक अलग सा हीट जनरेट होने लग गया, आपका चेहरा लगने लग गया है कि वो एक आग का गोला है। तो एक्चुअली आग का गोला आपके झापर की वजह से नहीं हुआ, आपका आग का गोला क्यों हुआ, तो ये जो बॉडी का मॉलिक्यूल है ये जब आपके इस मॉलिक्यूल पे रिएक्ट किया तो इसने क्या किया, इसको एनर्जेटिक कर दिया, और ये एनर्जी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से देन तीसरे मॉलिक्यूल से इस तरीके से एक दूसरे से फैलने लग गया। तो जब एनालिसिस करते हैं तब ये बोला जाता है कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा, अल्टीमेटली कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बाउंड्री सरफेस आर आइसोथर्मल इन कैरेक्टर। अब आइसोथर्मल का मतलब पता है आपको कि अगर एक सिस्टम और एक सराउंडिंग होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मली कोई रिलेशन नहीं बन सकता। मतलब आपने जिस बॉडी का एनालिसिस करना है वो थर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए। देन बोल रहा है द बाउंडिंग सरफेस आर हो गया, द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, अब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी देके रखा हुआ है। क्यों?
क्योंकि कहीं पे वाटर का सोर्स ज्यादा है, कहीं पे वाटर का सोर्स बिल्कुल नहीं है। तो जहां वाटर के सोर्स कम रहेंगे वहां रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जहां पे रेट मतलब वाटर ज्यादा होगा वहां कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। तो ये मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में ये स्टेटमेंट देते हैं कि बॉडी होमोजीनियस है एंड ये आइसेंट्रोपिक भी है, कि इसका जो कंडक्टिविटी है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। ठीक है, अब एसेंशियल फीचर्स जो है वो क्या क्या है, तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन ऑल मेटल्स मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों में एप्लीकेबल है। दूसरी बात, ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है, मतलब जब आप लैब में आओगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में ये एक्सपेरिमेंटली आपने प्रूफ किया है। इस वजह से इसके बारे में कोई आपके साथ मतलब आर्गुमेंट नहीं कर सकता है कि ये आपने आपका, ठीक है। It is a vector expression indicate that heat flow rate in the direction of decreased temperature and is normal to the isothermal। मतलब मैंने क्या बोला कि जब आप एक टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपके हीट ट्रांसफर रेट के डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Then last one is it help to define thermal conductivity of the medium through which heat is conducted। हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता क्या है। तो आपने क्या देखा, आपका फॉर्मूला देखा था आपने, Q इज इक्वल टू K, अभी मैंने माइनस को अभी अवॉइड कर रहा हूं ना मैं, तो KA dt बाय dx, आपने ये देखा। तो अब मुझे K की यूनिट निकालनी है, तो अगर K की यूनिट निकालनी है तो मुझे ये पता चल रहा है Q इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई A इंटू डी टी। ये देखो Q बाई A इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर है, मतलब ये यहां पे रह गया, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया। तो अब अगर मैंने Q की वैल्यू 1 ले ली, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिटी हो जाए, और जो एरिया है वो यूनिटी हो जाए, और जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी यूनिटी हो जाए। अब बोलोगे सर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट तो नहीं है क्योंकि डी टी बाई डी एक्स है, सॉरी डी एक्स बाई डी टी है। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 बाय 1 इज ऑल्सो कॉल्ड 1, मतलब डी टी बाई डी एक्स अगर 1 हुआ तो डी एक्स बाई डी टी भी 1 ही रहेगा। तो मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डी टी बाई डी एक्स अगर तीनों की क्वांटिटी 1 हो जाए तो हमारी जो K की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक, तो इसके बेसिस पे जो हमारा डेफिनेशन प्रिपेयर्ड होगा वो क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम व्हेन द डिफरेंस इन टेम्परेचर between the faces cause heat transfer is unit temperature difference। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये जो थर्मल कंडक्टिविटी K है इसकी यूनिट क्या होगी वो आइडेंटिफाई करनी है। तो मुझे ये पता है कि Q की यूनिट जो होती है वो वाट होती है। अब एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो 1 बाय मीटर स्क्वायर इनटू dx की यूनिट मीटर और dt की यूनिट आइदर K मतलब केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो यूनिट बनी वो बनी वॉट पर मीटर केल्विन या वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ये आज आप याद कर लीजिए क्योंकि मतलब इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछती है। ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए इसके बाद इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर किसी भी बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी अगर बहुत अच्छा है मतलब वो हीट ट्रांसफर बहुत इजीली पास करता है, लेकिन अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ गुड थर्मल इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब इट कैन नॉट बी अलाउड टू पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन देम। क्लियर है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि कंडक्शन ऑफ द हीट occur mostly readily in pure metal, मतलब हीट कंडक्शन सबसे अच्छा किस में होगा तो प्योर मेटल में होगा। कम जो होगा
वो अलॉय में होगा, और बहुत ज्यादा कम जो होगा वो नॉन मेटल्स में होगा। नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हुआ, तो अपन वुड ले लो, ग्लास ले लो या रबर ले लो, ये सारे में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसने कंक्लूड ये किया कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंडिंग फैक्टर है। अब किस किस पे डिपेंड करती है, तो मेटेलिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, इस पे अभी अपन डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, देन मॉइस्चर कंटेंट पे करती है, एंड लास्ट उसके प्रेशर एंड टेम्परेचर पे करती है, मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन पे करती है। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो इस बेसिस पे हमने बहुत सारे मटेरियल्स लिख लिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी किसकी है, सिल्वर की है, 410 वॉट पर मीटर केल्विन। अब बोलोगे कि सर अगर सिल्वर की सबसे अच्छी है तो हम सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो मे भी आपको भी पता है कि सिल्वर जो है बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। वेरी गुड। और उससे मतलब लाइट मेटल होता है, उससे जल्द हाँ मतलब भाई, बहुत वायरिंग में हैवी मेटल होता है ये। अगर आप अपनी जिससे मॉम की गहने देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 ग्राम का होने के बाद भी काफी वजनदार होता है। एक्चुअली ये ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आते हैं, गहने बनाने के काम आते हैं। मतलब क्या हुआ, इधर और उधर देखे अपन ने सिल्वर जेब में रखा और जाके घर में मतलब फैमिली वालों के लिए ऑर्नामेंट्स बना दिए। इस वजह से मतलब चोरी होने का ज्यादा डर रहेगा, इस वजह से हम सिल्वर बहुत कम रेयर यूज करते हैं। देन सेकेंड जो है वो कॉपर है, आपको पता ही है। देन कॉपर का कितना, 385 वॉट पर मीटर केल्विन। देन एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, स्टील, देन कंक्रीट, ग्लास। देख लो ग्लास का भी बहुत कम है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कम किसका है, तो फ्रियॉन का है, जिसकी वैल्यू है 0.0083 वॉट पर मीटर केल्विन। तो अब मुझे आप कल बताएंगे कि ये फ्रियॉन कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये आज का आपका काम है। चलिए, इसके बाद थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें ये बोल रही है कि थर्मल कंडक्टिविटी मेटल के केस में। ठीक है, अब एग्जांपल लो, मैंने एक एल्युमिनियम का या आपके घर में स्टील का ग्लास है, तो मैंने स्टील का ग्लास लिया और स्टील के ग्लास को एक तरफ से हीट किया, तो मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि मेटल के केस में जो हीट है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव होगा। याद रखना, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर होगा। तो फ्लूइड के केसेस में क्या होगा, तो ये होगा लैटिस वाइब्रेशन वेव। अब बोलोगे सर लैटिस वाइब्रेशन वेव क्या है, वो बताओ। तो एग्जांपल लो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आपने एक कांच का गिलास लिया, कांच के गिलास में एक छोटा सा एक सबमर्सिबल रॉड डाल दो। अब ये सबमर्सिबल रॉड जब उसमें जाएगा और ये हीट करना चालू करता है, तो आपने देखा होगा उसमें से वेव निकलती है। ठीक है, तो ये जो वेव होती है ना, इसी को ही बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन वेव। ये वेव जो होती है इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये क्या कहते हैं, मतलब ऊपर की ओर फ्लो करेंगे, और ऊपर की फ्लो मतलब ऊपर की ओर फ्लो करते बाद इनके साथ जो दूसरा कोल्ड मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, ये तो हॉट रहते हैं, जो कोल्ड मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपना हीट जो है उस दूसरे वाले को ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इन लोग के बीच में, इसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अकर होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव हो रहा है, और फ्लूइड की वजह में लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि प्योर मेटल में सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है, जो होती है 10 से स्टार्ट होती है और 400 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस तक जाती है। ठीक है, उसके बाद अलॉय में होती है जो 12 से स्टार्ट होकर 120 तक जाती है। देन बिल्डिंग मटेरियल या इंसुलेटर्स में होती है, जिसकी वैल्यू K = 0.023 से 2.9 तक होती है। देन उससे कम लिक्विड में 0.2 से 0.5 तक, और लास्ट सबसे गंदी या सबसे कम जो होती है वो गैसियस या वेपर स्टेज में होती है,
जिसकी वैल्यू होती है 0.06 से 0.05 वॉट पर मीटर केल्विन पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अब इसने बोला है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है एक्चुअली मटेरियल की प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करता है। मतलब आप एक एग्जांपल लो, मैंने एक आयरन का केवल एक रॉड ले लिया जो बहुत जंग खाया हुआ है, ठीक है, तो अब ये जंग खाया हुआ एक रॉड लिया और यही एक जंग खाए हुए रॉड को मैंने अच्छे से क्लीन किया, थोड़ा सा एनिलिंग प्रोसेस किया और जो भी डिफरेंट प्रोसेस करके उसको एक शेप दिया। तो थर्मल कंडक्टिविटी ये रॉ आयरन की और थर्मल कंडक्टिविटी ये प्रोसेस आयरन की। तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो प्रोसेस आयरन है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इस रॉ आयरन से बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आप जितना ज्यादा उस पर काम करोगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आइदर उतनी ही बढ़ेगी या डिक्रीज भी होगी। अब डिक्रीज होने का एग्जांपल, तो अगर ये बोलोगे कि जैसे एग्जांपल लिया हमने सिल्वर तो बोला गया कि सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, 410 वॉट पर मीटर केल्विन होती है। लेकिन अब सोनार क्या कहते हैं, तो ये सिल्वर के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिला देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर जनरली काला नहीं होता है, लेकिन अगर ये इम्प्यूरिटीज हम मिला दें तो वो काला पड़ जाता है। तो ये इम्प्यूरिटीज की वजह से क्या होगा, तो उस बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ केसेस में प्रोसेस करने के बाद, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है और कुछ में ये कम भी हो जाती है। ठीक है, ये देखो ये लिखा भी है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट मेटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एल्युमिनियम एंड यूरेनियम आर द एक्सेप्शन। मतलब अगर एल्युमिनियम और यूरेनियम में हमने कोई टेम्परेचर प्रोसेसिंग किया, हीट ट्रीटमेंट किया, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी की और जितने भी मेटल्स हैं उसमें थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, लिक्विड के केस में भी यही है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी विथ टेम्परेचर, लेकिन वाटर इसका एक एक्सेप्शन एग्जांपल है। ठीक, तो आपको ये याद रहना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, एल्यूमिनियम यूरेनियम एक्सेप्शन। लिक्विड के केस में भी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, बट वाटर इज द एक्सेप्शन। लेकिन गैसेस के केस में इनका उल्टा, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए, तो ये जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि गैसेस के केस में मीन मॉलिक्यूलर पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, तो ये बोल रहा है कि मीन मॉलिक्यूलर पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। और के जो है आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर डेंसिटी इंक्रीज की तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब डेंसिटी इंक्रीज हुई तो डेंसिटी की वजह से जो आपका मीन पाथ मॉलिक्यूलर जो है वो इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस में उसने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला आपको लैब वर्क पे काम आएगा, याद रखिएगा। K इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी। अब पहले बीटा के बारे में बता दूं, बीटा इट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 बाय डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना, मतलब 1 बाय डिग्री सेल्सियस लिखोगे निकालोगे तब आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो के नॉट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। बीटा की वैल्यू आपको पता है, और टी जो है आई थिंक यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बोल, सॉरी टाइम के बारे में बोल रहा है। ये कंफर्म करके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अभी आपके पास 2-3 पॉइंट है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास 2 मिनट बाकी है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो रेज कर सकते हैं। भाई कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से इतना सब कुछ बोला, शायद कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कुछ चीजें थोड़ी सी आउट भी हुई होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र रहिए।
मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर वो कहीं डाउट लगे तो आप वो वीडियोस को एक बार देख